हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 119 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4 के बेसिक और एग्जाम्पल को और साथ में ही एक्सरसाइज को भी। तो बेसिक में बात करें तो आज हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस के बारे में। इफ, देन, ओनली इफ एंड ओनली इफ आर नोन एज इम्प्लीकेशंस। इफ देन का केस हो, ओनली इफ हो या इफ एंड ओनली इफ हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? इम्प्लीकेशंस। देखिए अब इनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट बात करें इफ देन की। इफ पी देन क्यू। मान लो दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पी है और एक क्यू है। तो इफ पी देन क्यू, इसी बात को हम बेटा 5 तरह से लिख सकते हैं। इफ पी देन क्यू का क्या मतलब है? अगर पी है तब क्यू है। तो फर्स्ट तरीका हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P implies Q। हम ये बात भी कह सकते हैं, अगर हम if P then Q है तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि P implies Q, मतलब P होगा तब Q भी होगा। सेकंड तरीका इसी बात को कहने का, P is a sufficient condition for Q। Q को होने के लिए एक sufficient condition क्या है? कि P हो जाए। थर्ड, P only if Q, अगर Q होगा तो P होगा। फोर्थ, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। P को होने के लिए Q को नेसेसरीली ट्रू होना पड़ेगा। और फिफ्थ, ये होता है नॉट Q का। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। उल्टा कर दिया, ये क्या है? P इंप्लाइज Q है, Q को पहले ले आए, P को बाद में, और दोनों के आगे क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। दोबारा देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट इफ और देन इस केस की है तो उसी बात को हम इन 5 तरीकों में से किसी भी तरीके से कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इफ द फिजिकल इन्वायरमेंट चेंजेस देन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंजेस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया आपको कि अगर हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया। इसी स्टेटमेंट का अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखें तो वो क्या लिखेंगे? इफ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज देन द फिजिकल इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज। देन वाली स्टेटमेंट को बेटा पहले लेके आना है और इफ वाली स्टेटमेंट को बाद में लेके आना है, साथ में ही दोनों में क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। ये किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने का तरीका है। और इसी में एक रिमार्क है, बोथ दीज स्टेटमेंट्स कन्वे द सेम मीनिंग। अगर कोई स्टेटमेंट है और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ये तो था बेटा बेसिक। डिस्कस करते हैं अब एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 9, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दी हुई स्टेटमेंट की कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखिए। फर्स्ट क्या है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने देन वाली स्टेटमेंट को पहले लेके आना है, इफ वाली स्टेटमेंट को बाद में लेके आना है और दोनों में ही नोट लगा देना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 then it is not divisible by 9. Second, if you are born in India then you are a citizen of India. If you are not a citizen of India then you are not born in India. तरीका देखिए बेटा हम कैसे कर रहे हैं। हम स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहे हैं। देन वाली स्टेटमेंट को पहले लेके आ रहे हैं, इफ वाली स्टेटमेंट को बाद में लेके आ रहे हैं और दोनों में नोट लगा रहे हैं। थर्ड, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल it is isosceles. If a triangle is not isosceles, then it is not equilateral. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 10 से पहले बेटा दो रिमार्क हैं। इफ P then Q, अगर आपके पास ये कोई स्टेटमेंट है तो हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिख रहे हैं? नॉट Q then नॉट P। हम पलट रहे हैं जगह को, इफ और देन वाली को, और दोनों के साथ क्या लगा रहे हैं? नोट लगा रहे हैं। अगर इसी स्टेटमेंट का हमें कन्वर्स लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? सिर्फ देन वाली स्टेटमेंट को पहले लेके आएंगे, पी वाली स्टेटमेंट को बाद में लेके आएंगे। इसमें हम नॉट नहीं लगा रहे हैं दोनों में। ठीक है, ये डिफरेंस है किसी भी स्टेटमेंट के कॉन्ट्रा पॉजिटिव में और किसी भी स्टेटमेंट के कन्वर्स में।
अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 10 को। एग्जाम्पल 10, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब गिवन स्टेटमेंट का हमें कन्वर्स लिखना है, मतलब देन वाली स्टेटमेंट को पहले लेके आएंगे और इफ वाली को बाद में। फर्स्ट, इफ ए नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। तो कन्वर्स क्या बनेगा? इफ ए नंबर n स्क्वायर इज इवन देन नंबर n इज इवन। सेकेंड, if you do all the exercises in the book you get A grade in the class. So if you get A grade in the class then you have done all the exercises in the book. Third, if two integers A and B are such that A greater than B then A minus B is always a positive integer. If two integers A and B are such that A minus B is always a positive integer then A is greater than B. ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या लिखा? गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 11, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट स्टेटमेंट्स and then check whether the statements are true or not. कंपाउंड स्टेटमेंट में से हमें क्या करना है? कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखनी है और फिर देखना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट, if a triangle ABC is equilateral then it is isosceles. तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी? ट्राइंगल ABC is equilateral, ट्राइंगल ABC is isosceles। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, बिल्कुल ट्रू होगी, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी जिसकी तीनों भुजाएं होंगी बराबर वो आइसोसेल्स तो होगी, दो भुजाएं तो बराबर हो ही गई, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम क्या कह देंगे? ट्रू। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट वन, इफ A and B are integers then AB is a rational number. कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बने? A and B are integers और नेक्स्ट क्या बनी? AB is a rational number। अब हमें पता है कि दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा और इंटीजर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं बटे में एक लगा के, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मतलब है? ये तो बेटा सिंबल है इसका, अगर ऐसे लिखा हुआ है P Q और इन दोनों के बीच में ये साइन लगा हुआ है, मतलब P इम्प्लाइज Q, अगर P होगा तो Q होगी और Q इम्प्लाइज P और अगर Q होगा तो P होगा, इसका ये मतलब है। फर्स्ट, P if and only if Q, नेक्स्ट Q if and only if P, P is necessary and sufficient condition for Q and vice versa का मतलब Q is necessary and sufficient condition for P। फोर्थ, या फिर इन दोनों के बीच में सिंबल लगा दो, इसका मतलब भी क्या है? इफ एंड ओनली इफ। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 12 को। एग्जाम्पल 12, गिवन बिलो आर टू पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स। दिए हुए क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स की दो पेयर दे रखी हैं। कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। इन दोनों ही स्टेटमेंट को कंबाइन करना है, मतलब एक साथ लिखना है और उनके बीच में क्या लगाना है? इफ एंड ओनली इफ ये लगाना है। तो P स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ ए रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, अगर कोई आयत वर्ग है देन ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। और नेक्स्ट, इफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यदि किसी आयत की चारों भुजाएं बराबर हैं देन द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो वो आयत वर्ग है। लिख देते हैं इसको, अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगी अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब उल्टा भी होएगा, एक रेक्टेंगल जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगी। सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। सेकंड में, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यदि कोई संख्या 3 से भाग होती है तो उसके अंकों का जोड़ भी 3 से भाग होएगा। लिख देते हैं इफ एंड ओनली इफ से, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। एक संख्या 3 से भाग होगी अगर उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब इसका अपोजिट भी,
यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। इस तरह से हम दो स्टेटमेंट्स को इफ एंड ओनली इफ से कंबाइन कर सकते हैं। ये तो थे बेटा एग्जाम्पल्स। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14.4 को। एक्सरसाइज 14.4 फर्स्ट सम देखिए बेटा। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें इफ और देन लगा हुआ है। आपको उसी स्टेटमेंट को वही मीनिंग होना चाहिए 5 अलग अलग तरीकों से लिखना है। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ओड। यदि एक प्राकृत संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। अब हमने बेसिक में पढ़ा था कि इफ देन वाली स्टेटमेंट को 5 तरीकों से कैसे निकला है। फर्स्ट, अ नेचुरल नंबर इज ओड इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ओड। एक प्राकृतिक संख्या विषम है, वो क्या चीज इंप्लाई करेगी कि उसका वर्ग भी विषम होगा। सेकंड, अ नेचुरल नंबर इज ओड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ओड। एक प्राकृत संख्या विषम होगी यदि उसका वर्ग विषम है। हम इसी बात को अलग अलग तरीकों से कह रहे हैं, मीनिंग सबका सेम है। थर्ड, फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ओड इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ओड। कोई भी प्राकृत संख्या विषम होगी, इसके लिए जरूरी है कि उसका वर्ग विषम हो। फोर्थ, for a square of a natural number to be odd, it is sufficient that the number is odd. किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग को विषम होने के लिए काफी है कि वह संख्या ही विषम हो। और लास्ट वन, if the square of a natural number is not odd, then the natural number is not odd. यदि किसी प्राकृत संख्या का वर्ग विषम नहीं है तो वह प्राकृत संख्या भी विषम नहीं है। ये 5 तरीके थे किसी भी इफ देन वाली स्टेटमेंट को लिखने के, और इन पांचों ही स्टेटमेंट का मतलब सेम है जो आपकी गिवन स्टेटमेंट का मतलब है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। सेकंड, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपने उन स्टेटमेंट की कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी लिखनी है और उनका कन्वर्स भी लिखना है। फर्स्ट, if x is a prime number then x is odd। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे? then वाली स्टेटमेंट को आगे लेके आएंगे, if वाली को बाद में, और दोनों में क्या लगाएंगे? not। कन्वर्स में सिर्फ हम इनकी जगह चेंज करेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगी? if a number x is not odd then x is not a prime number। और कन्वर्स, if a number x is odd then x is a prime number। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा। सेकेंड, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन दे आर नॉट पैरेलल। इसमें ऑलरेडी नोट लगा हुआ था तो हमने इसको नोट हटा दिया है, और इसमें नहीं लगा हुआ था तो इसमें नोट लगा दिया है। कन्वर्स में सिर्फ देन और इफ वाली को इंटरचेंज करना है। इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल। थर्ड, समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? इफ समथिंग इज नॉट एट लो टेम्परेचर देन इट इज नॉट कोल्ड। और कन्वर्स क्या बनेगा? इफ समथिंग इज एट लो टेम्परेचर then it is cold। डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ, you cannot comprehend geometry if you do not know how to reason deductively। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है? हमने स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज करना है और दोनों में लोट लगाना है, और अगर नॉट ऑलरेडी है तो उनको हम हटा देंगे। क्या बनेगी? इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली you can comprehend geometry। कन्वर्स में सिर्फ रिप्लेस करने हैं। If you do not know how to reason deductively, then you cannot comprehend geometry। Fifth, x is an even number implies that x is divisible by 4। Contra positive, if x is not divisible by 4, then x is not an even number।
कन्वर्स क्या बनेगा? इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x इज एन इवन नंबर। सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाते समय आपने बाद वाली स्टेटमेंट को आगे लेके आना है और पहले वाले को पीछे, और दोनों को चेंज करना है। नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना है और नॉट था तो उसको हटा देना है। कन्वर्स में सिर्फ जगह चेंज होएगी, वहां पे नॉट का कोई चक्कर नहीं है। डिस्कस करते हैं अब थर्ड सम को। थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ देन। दिए हुए स्टेटमेंट को इफ देन की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, यू गेट ए जॉब implies दैट योर credentials आर गुड। इसमें इफ यू गेट ए जॉब देन योर credentials आर गुड। The banana tree will bloom if it stays warm for a month. If the banana tree stays warm for a month, then it will bloom. A quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other. If diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. सिर्फ गिवन स्टेटमेंट में हम इफ देन का यूज करके नई स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा। फोर्थ, to get an A plus in the class, it is necessary that you do all the exercises of the book. If you want A plus in the class, then you do all the exercises of the book. Fourth question क्या है? Given statements in A and B, identify the statements given below as contrapositive or converse of each other. आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसके नीचे दो स्टेटमेंट और दे रखी हैं। आपने ये बतानी है कि इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा पॉजिटिव होएगी और कौन सी कन्वर्स होएगी एक दूसरे की। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है? इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे देन वाली स्टेटमेंट्स को आगे लेके आए हुए हैं, इफ वाली स्टेटमेंट को पीछे लेके आए हैं, और दोनों में क्या लगा रहा है? नॉट। ऐसा हम किस केस में करते थे? जब हम स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते थे। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या होगी? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगी गिवन स्टेटमेंट की। सेकंड क्या है? इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली। यहाँ पे सिर्फ देन वाली स्टेटमेंट को आगे लेके आए हुए हैं और इफ वाली स्टेटमेंट को पीछे लेके आए हुए हैं। ऐसा हम कब करते थे? जब हम स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखते थे। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट क्या क्या है? कन्वर्स है। डिस्कस करते हैं अब इसी के ही बी पार्ट को। पार्ट बी, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपकी मेन स्टेटमेंट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? If the diagonals of a quadrilateral do not bisect each other, then the quadrilateral is not a parallelogram. देखो then वाली स्टेटमेंट को आगे लेके गए हैं, if वाली स्टेटमेंट को पीछे लेके गए हैं और दोनों में नॉट लगाया है। ये हम कब करते हैं? जब हम गिवन स्टेटमेंट का क्या लिखते हैं? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सेकेंड, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. यहाँ पे सिर्फ देन वाली स्टेटमेंट को पहले लेके आए हुए हैं और इफ के साथ वाली स्टेटमेंट को बाद में। और ऐसा हम कब करते हैं? जब हम गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गिवन स्टेटमेंट की क्या होगी? कन्वर्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से आप नोट्स ले लीजिएगा और बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।